रखा है कि माँ के पास कुछ संतरे हैं। ठीक है, माँ के पास क्या है, कुछ संतरे हैं। वह अपने बेटे के जन्मदिन पर उन संतरों को अपने बेटे के मित्रों में बांटना चाहती है। यदि प्रत्येक बच्चे को 4 संतरे देती है, ठीक है, जितने उसके बेटे के जितने मित्र हैं उनको अगर सबको वो 4-4 संतरे देती है तो उसके पास 9 संतरे बच जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो यार उसके पास कुछ जितने भी संतरे थे होंगे, अगर सबको उसने कितने कितने संतरे दे दिए, 4-4, तो कितने संतरे बच गए, 9 संतरे, 9 संतरे टोटल बच चुके हैं। यदि वह प्रत्येक बच्चे को 6 संतरे देती है तो 11 संतरे कम पड़ जाते हैं। तो उसके बेटे के कितने मित्र हैं? तो माना कि यार उसके जो टोटल उनके बेटे के जो मित्र थे होंगे वो थे हुए कितने, x मान लिए। अगर हर एक को 4-4 संतरे देते तो x मित्र को टोटल संतरे कितने दे देते, 4x। अब 4x तो टोटल बढ़ गए, उसके बाद भी अभी कितने बचे हैं मम्मी के पास, तो बचे हैं 9, मतलब टोटल संतरे थे 4x + 9। टोटल मित्रों की संख्या कितनी है, x, और मित्रों की संख्या जब x है तो मम्मी ने क्या करा है कि सबको बांट दिए कितने कितने संतरे, तो 4-4 संतरे। तो यार टोटल x मित्रों को अगर हर एक मित्र को 4 संतरे देंगी तो x मित्रों को टोटल संतरे कितने हो जाएंगे, 4x। 9 संतरे बचे तो 9 अगर मैं जोड़ दूं तो यार टोटल संतरे इतने थे। परंतु यदि 6-6 संतरे दिए होते तो x मित्र को टोटल कितने संतरे दे देती, 6x संतरे। परंतु अभी अब संतरों की संख्या हो गई है ज्यादा, परंतु कितने कम पड़ गए, 11। तो 11 अगर माइनस कर देते तो दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि 6x टोटल संतरे हो गए जो बांटने चाहिए थे, परंतु 11 कम है तो 11 माइनस कर दिया, तो ये भी टोटल संतरे है, ये भी टोटल संतरे है, दोनों पक्ष बराबर है। अगर हम सॉल्व करें तो 11 जब इधर आएगा तो होगा कितना, 20, और जब 4x इधर चला जाएगा तो बचेगा कितना, 2x, क्योंकि 6x में से 4x घटेगा तो 2 से कैंसिल आउट करोगे तो आएगा कितना, 10, मतलब टोटल x की वैल्यू आ गई 10। तो उस बच्चे की जो बच्चा है, ठीक है, उसके टोटल मित्रों की संख्या कितनी होगी, तो 10। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर हम दूसरा प्रकार हम इसका देखें तो यार ऐसा कुछ मान लो, ठीक है, कि मान लेते हैं यार ऑप्शन के थ्रू करना होता, तो ऑप्शन के थ्रू अगर करना होता तो हम डायरेक्ट मान लेते हैं कि आंसर डी है तो डी को ही लेते हैं। 4-4 संतरे अगर बांटे हैं तो यार 10 मित्रों को टोटल 40 संतरे बांट दिए और 9 मम्मी के पास शेष बच गए, तो टोटल संतरे थे होंगे कितने, 49। परंतु जब 6-6 संतरे अगर बांटती मम्मी तो 6 संतरे बांटती तो 10 लोगों को टोटल कितने संतरे हो जाते, 60 संतरे। अब देखोगे तो कितने संतरों का अंतर आ गया, 11, और 11 संतरे क्या पड़ गए, कम। टोटल 49 संतरे थे और बांटने कितने पड़ते, जब 6-6 देती तो 60, परंतु कितने संतरे कम पड़ जाते, 11। इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। आई होप इस चीज को समझे हो तो ठीक है, अदरवाइज हम फर्स्ट मेथड इसकी बता चुके हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि यहां दिया है रामू कक्षा तीसरी का छात्र है, ठीक है, थर्ड का छात्र है। अध्यापक ने संख्या, ठीक है, ये जो संख्या दे रखी है ये को पढ़ने के लिए कहा। यदि रामू ने सही उत्तर दिया तो इस संख्या को कैसे पढ़ा। ठीक है, तो तीसरी क्लास का छात्र है तो आप देखोगे तो ये है क्या, 67,893। तो यार ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, 67,893 पढ़ा होगा अगर उसने सही आंसर दिया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि संख्या, ठीक है, 95,753 या 95,753 में 8 के स्थानीय मान और जाति मान में कितने का अंतर है। तो 8 का स्थानीय मान, सॉरी यहां पर 8 है नहीं, एक मिनट, तो देखो यार हम इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो यहां सपोज 8 होता, ठीक है, तो संख्या 98,753, ठीक है, 98,753 में 8 का स्थानीय मान अगर देखते तो 8 का 8 और 8 के बाद कितने अंक है, 3 अंक। जिन लोगों ने यार स्थानीय मान और जातीय मान का लेक्चर नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स की प्लेलिस्ट या संविदा वर्ग 3 लिखा हुआ होगा, तो आप क्या होगा, स्थानीय मान और जातीय मान आपका अच्छा हो जाएगा। तो 8 का स्थानीय मान हो जाएगा कितना, 8000, और जातीय मान 8 का खुद 8, अंतर पूछा है तो माइनस करोगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ 9 9 और यहाँ कितना 7, तो 799, ठीक है, सॉरी हाँ 7992 इसका क्या होगा राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से जैसा कि दे रखा है आपको, ठीक है, ये डिवाइडेंड का मान ज्ञात करना है। तो 3 सही 1/9 प्लस 1 सही 1/3। अगर हम इसे सॉल्व करें यार ये वाला पार्ट तो समझना, 3 सही 1/9 प्लस 1 सही 1/3 को अगर हम सॉल्व करें तो यार 9 या 27 और 1 28, मतलब कितना होगा 28/9 प्लस
3 एकम 3 और 1 4/3 होगा। एलसीएम लोगे तो एलसीएम में जाएगा कितना 9, तो ऊपर तो आ जाएगा 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9 और यहाँ 28 का 28 प्लस 3 से भाग देंगे तो कितने बार 3 बार और 4 तिया कितना 12, टोटल करोगे तो आ कितना जाएगा यार 40/9। अब ये वाली वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें कि 5 सही 1/6 प्लस 2 सही 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 पंचे 30 और 1 31/6 प्लस 3 दूनी 6 और 1 7/3 और आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना 6, तो 6 एकम 6 तो 31 का 31 रहेगा प्लस 3 दूनी 6 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और आगे सॉल्व करेंगे तो 4 और 1 कितना आ गया 5, 3 और 1 कितना हो गया 4, ठीक है 45 बटे कितना आ जाएगा 6। अब आगे सॉल्व करते हैं यार, यहाँ भाग देने की बारी हो रही है, मतलब हम भाग देंगे ये वाली वैल्यू में, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40/9 भागित हमारे पास कितना है 45/6। यार जब भाग को हटाकर हम गुणा लगाते हैं मतलब 40/9 भाग को हटाकर अगर हम गुणा लगाए तो ये संख्या क्या होती है पलट जाती है, मतलब 9 बटे कितना हो जाएगा 45, 5 से काटेंगे तो 5 40 और 5 9 45, 9 से 9 कट जाएगा तो फाइनली आंसर आ रहा होगा इसका, एक मिनट इसे वापस से देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40 बटे कितना 9 और जब भाग को हटाकर हम क्या लगाते हैं गुणा तो ये संख्या पलट जाती तो हो कितनी जाएगी 6/45। अब इसे अगर काट रहे होंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 40 और 5 9 45, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 3 का 9 और आगे सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी कितना 16 बटे में 9 तिया कितना 27, तो फाइनली आंसर आएगा यार 16/27, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। चाहो तो इसे आप शॉर्ट में भी कर सकते थे, ठीक है 2 स्टेप में ही सॉल्व हो जाता, परंतु अगर आप बेसिक करोगे तो इतना होगा, बाकी हमारे पेपर वाइज हमारे पास टाइम बहुत होगा इसलिए हम इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा यार हमारे पास कि किसके मत अनुसार, ठीक है ऐसा किसका मत है कि किसके मत अनुसार समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधित सभी क्रियाएं अग्रसर होती है, ठीक है मतलब समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधित सभी प्रक्रियाएं अग्रसर होती है तथा दी गई समस्या का समाधान करती है, ठीक है। और ये लाइन किसने बोली थी, तो किन्स ने, हर्बर्ट ने, योकम और सिम्पसन ने और क्रो एवं क्रो ने, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, योकम और सिम्पसन ने कहा था इस लाइन को, ठीक है। तो परिभाषा संबंधित हमने एक वीडियो डाल रखा है, चाहो तो आप उसे जरूर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि राधा ने, ठीक है राधा ने बाजार से एक पर्स खरीदा, ठीक है राधा ने क्या करा बाजार से एक पर्स खरीदा। हाँ राधा ने बाजार से एक पर्स खरीदती है, उस पर्स का अंकित मूल्य 280 रुपए था, ठीक है मतलब जो सीपी की अगर हम बात करें तो अंकित मूल्य, ठीक है एमआरपी, ठीक है एमआरपी अंकित मूल्य कितना था तो 280 रुपए था, राधा ने इसे खरीदा। दुकानदार ने कहा कि यदि बहन जी आप इस पर्स को खरीदेंगी तो आपको 100 रुपए पर, ठीक है 100 रुपए पर 20% की छूट दी जाएगी। यदि राधा ने इस पर्स को खरीदा तो उसे कितने रुपए देने पड़े, मतलब उसने यार एमआरपी था 280 रुपए 20% की छूट मिल रही है, 100 रुपए पर 20%, इसका मतलब 200 पर भी 20%, तो 280 पर भी कितने परसेंट छूट। तो अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो उसने 280 पर 20% का यदि डिस्काउंट दिया है और परसेंट हटाएंगे तो यार बटे में जाएगा कितना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 28 दूनी कितना हो जाएगा 56, मतलब डिस्काउंट कितने रुपए का मिल गया 56, तो यार 280 रुपए की वस्तु है और 56 रुपए का डिस्काउंट मिल गया मैडम को, तो 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना 4 और 7 में से 5 जाएगा तो कितना 2 और 2, मतलब टोटल कितने रुपए अदा किए उसने 224 रुपए, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर कि उसे 224 रुपए देने पड़े। अगला देखते हैं यार, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि नेहा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है। यार दिशा और दूरी से क्वेश्चन है, तो हम अगर इस चारों दिशा को मान ले तो इसको मान लेते हैं पूर्व, इसको मान लेते हैं उत्तर, तो इधर हो जाएगा दक्षिण और ये हो जाएगा पश्चिम। आई होप आप ये चीज समझते होंगे, ठीक है। तो नेहा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है, मतलब उसका जो मुंह है अभी वो किस ओर है तो इस ओर है, ठीक है पूर्व की ओर है। तो नेहा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है, अपने स्थान से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, तो इस दिशा को बोलते हैं दक्षिणावर्त, तो अपने स्थान से
दक्षिणावर्त घूमती है कितनी, 90 डिग्री। तो यार 90 डिग्री अगर इधर घूमेंगी तो पूर्व की ओर देख रही थी, 90 डिग्री जब इधर घूमी तो अभी किधर देखने लगी है, दक्षिण की ओर, ठीक है, दक्षिण की ओर देखने लगी। फिर उसके बाद है पुनः 180 डिग्री वामावर्त घूमती है, और ये हो गया इधर दिशा दक्षिणावर्त, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, वामावर्त। कितनी घूमती है, 180। तो दिशा और दूरी आपने पढ़ी होगी, तो ये पूरा का पूरा 180 अंश हो जाएगा। मतलब जब इधर घूमेगी तो अब देखने लगेगी कि इधर उत्तर की ओर, तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। किस दिशा की ओर है, तो उत्तर दिशा की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, कि जो अरुण, ठीक है, अरुण माचिस की तीलियों से खेलते, सॉरी, अरुणा माचिस की तीलियों से खेल रही है। तो अरुणा जो लड़की है यार, वो खेल रही है माचिस की तीलियों से। यदि वह तीलियों को एक निश्चित क्रम में लगाकर इस वर्ग का निर्माण करती है, मतलब इस प्रकार वर्ग का निर्माण करती है। यदि वह क्रम जारी रखे तो 8 वर्ग बनाने में उसे कितनी तीलियां लगेगी। तो यार देखो, ये 1 2 3 4 और 5 वर्ग तो बने हैं, छठवां वर्ग अपन बना देते हैं, छठवां, ये 7वां और ये 8वां। टोटल कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी ये पूछा है, तो हम गिन लेते हैं। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, टोटल, सॉरी 24 ही आ रहा है। एक मिनट फिर से गिन लेते हैं, क्योंकि टोटल 25 होना चाहिए। ठीक है, एक बार और काउंट कर लेते हैं। तो यार यहाँ देखेंगे, ये हो गई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो यार टोटल कितनी तीलियां लगेगी, तो 25 तीलियां लगेगी। नॉर्मल क्वेश्चन है, आप अगर थोड़ा टाइम लेके भी इसे बनाओगे तो सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां, कि एक शिक्षक ने, ठीक है यार, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि एक शिक्षक ने -25 गुणा -5 का गुणनफल बताने के लिए कहा, परंतु नीमा ने उसका उत्तर इस प्रकार दिया कि -25 गुणा -5 होता है 25, परंतु -125 दिया है, पर होता कितना है, तो प्लस का 125 होता है, ये आप जानते हैं। इस प्रकार की त्रुटि को दूर करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करना चाहिए। तो यार पहला ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ, कि 2 ऋणात्मक तथा 1 धनात्मक व 1 ऋणात्मक पूर्णांक के गुणक के चिन्ह की भूमिका को समझाना। तो यार ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर लग रहा है, कि 2 ऋणात्मक गुणनखंड, जो 2 ऋणात्मक संख्या है उनका अगर गुणा कैसे करेंगे ये चीज समझा दी जाए, अथवा 1 धनात्मक और 1 ऋणात्मक पूर्णांक के गुणक के चिन्हों की भूमिका अगर समझा दी जाए, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती थी कौन, तो नीमा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही होगा राइट आंसर, कि एक शिक्षक होने के नाते में आप ये करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। तो यार अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा कि मोनिका एक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5वीं की छात्रा है। ठीक है, जो मोनिका है वो क्या है, तो 5वीं की छात्रा है। तो यार अगर हम देखें तो मोनिका एक प्राथमिक विद्यालय में 5वीं की क्या है, छात्रा है। उसके विद्यालय में, ठीक है, उसके विद्यालय में एक वृत्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r। तो यार एक वृत्ताकार मैदान हो गया, और इसकी रेडियस कितनी दे दी, तो r दे दी। राधा, ठीक है, तथा राधा उसके 5 चक्कर लगाए। ठीक है, राधा ने उसके कितने चक्कर लगाए, 5 चक्कर लगाए। तो उसके द्वारा लगाई गई या तय की गई दूरी बताना है। तो यार एक चक्कर में कितनी दूरी चलेंगे, तो जितनी उसकी परिधि होगी, मतलब 2 पाई r एक चक्कर में, और टोटल चक्कर 5 लगे तो 5 दूनी कितना, 10 पाई r। टोटल इतनी दूरी चली है कौन ने, तो राधा ने ये पूछा था। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां, कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा यार, कि सुनील प्राथमिक स्कूल में अध्यापक है। ठीक है, जो सुनील है वो प्राथमिक स्कूल में अध्यापक है। उन्होंने श्यामपट्ट पर इस प्रकार लिखा कि 12 और 9 के अंतर को, मतलब 12 और 9 का अंतर, तो इस प्रकार से लिखेंगे 12 और 9 के अंतर को, तो 12 और 9 का अंतर को 5 से भाग देना है। तो भाग देंगे तो कुछ इस प्रकार देंगे, 12 और 9 के अंतर को 5 से भाग देना है, को कोष्टक के रूप में लिखो। तो
प्रवीता, ठीक है, प्रवीता इसी विद्यालय की छात्रा है। यदि उसने सही उत्तर दिया तो निम्न में से कौन सा उत्तर होगा? तो यार तो 12 और 5 के अंतर को 5 से भाग देना, तो इस प्रकार से लिखेंगे, तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा? तो सेकंड, ठीक है। 12 और 5 9 के अंतर को 5 से भाग देना है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। आई होप आप लोग भी इसका आंसर सही दे रहे होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां कि श्रीधर गणित, ठीक है, जो श्रीधर है, श्रीधर गणित के अध्यापक है। वह कक्षा 5 में गणित पढ़ाते समय गणित की प्रतियोगिता इस प्रकार बताते हैं, ठीक है, मतलब उपयोगिता इस प्रकार बताते हैं। जो श्रीधर जो है गणित के अध्यापक है, वह कक्षा 5 में गणित पढ़ाते समय गणित की उपयोगिता इस प्रकार बताते हैं। किस प्रकार? तो यहाँ देख लो, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। अध्यापक द्वारा दिया गया यह कथन किसका है? तो यार आई होप आपने परिभाषा वाला लेक्चर देखा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। किसका है? तो ये प्लूटो ने कहा था। क्या कहा था? तो गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। और ये कहा था कौन ने? तो प्लूटो ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां कि पाठ्यक्रम में अंतर गणित शिक्षण का महत्व नहीं है, ठीक है। जो पाठ्यक्रम में जो अंतर है गणित शिक्षण का महत्व नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं यार कि सिंपल सी भाषा में गणित शिक्षण का महत्व कहाँ पर नहीं है, ठीक है। वैसे यहाँ जो अंतर लिखा ना, यहाँ आएगा अंक गणित, ठीक है। पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व नहीं है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व नहीं है, तो पहला ऑप्शन है घरेलू कार्य में तो अंक गणित का यूज होता है। अंक गणित मतलब लेना लेन देन करना, ठीक है, समय, कार्य, लाभ, हानि, इन इस प्रकार के क्वेश्चन तो घरेलू कार्य में होते हैं, अंक गणित के अंतर्गत आते हैं। मजदूरी एवं व्यवसाय में भी अंक गणित का यूज होता है, व्यापारिक उपयोग में भी होता है, पर नौकरी पाने हेतु अंक गणित का यूज नहीं होता। परंतु आप इसलिए आंसर ना लगा दीजिए कि नौकरी पाने में अंक गणित सिलेबस में, तो अंक गणित सिलेबस में है परंतु उसका कोई नौकरी पाने में यूज नहीं है। घरेलू कार्यों में यूज होता है, मजदूरी एवं व्यवसाय में होता है और व्यवहारिक कार्यों में यूज होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर की अंक गणित का महत्व नहीं है कहां पर? तो नौकरी पाने में। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि जो नीता प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 4वीं की छात्रा है, ठीक है। जो नीता है वो प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 4वीं की छात्रा है। वह अपनी पुस्तकों को साफ सुथरा रखना चाहती है। उसके कमरे में एक अलमारी है जिसमें 5 पंक्तियां हैं। वह अपनी पुस्तकों को निम्न प्रकार से रखती है, तो पंक्ति पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं पंक्ति में इस प्रकार से रखी उन्हें। आगे अगर हम देखें तो यदि पुस्तकें कॉपियां तो बताइए, ठीक है। पंक्ति 3 में कितनी पुस्तक कॉपियां है, मतलब डायरेक्ट यही पूछा गया है यार, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर भी कि पंक्ति 3 में कितनी पुस्तक कॉपियां है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया, इसमें छपा हुआ नहीं है कि जो स्क्वायर है वो 2 को रिप्रेजेंट करता है और जो ये है गोला, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? 5 को, ठीक है। तो हम ये देखते हैं यार, ये जो है वर्ग ये पुस्तकों को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉपियों को। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे यार आगे, तो उसने ये पूछा कि 3rd रो में कितनी पुस्तक कॉपियां होगी। तो यार यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्ग 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ 2, 2 और 2, तो टोटल कितनी पुस्तक हो गई? तो 6 पुस्तक। तो ऑप्शन नंबर पहले में 6 पुस्तक तो है और ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 5 और 5, तो 5 दिया कितना? 15। तो 15 कॉपियां, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा राइट आंसर की पंक्ति 3rd में टोटल पुस्तक कॉपियां कितनी है? तो 6 पुस्तकें और 15 कॉपियां हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां कि योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, ठीक है। जो योजना है वो एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसमें मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है, ठीक है। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिससे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा निम्न में से किसने दी, ठीक है। तो यार
ये जो क्वेश्चन है ये पिछले लेक्चर में भी था, तो आई होप आपने सही लगाया होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर किलपैट्रिक ने दी थी। ठीक है कि योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा निम्न में से किसने दी? तो ये दी है किलपैट्रिक ने। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, ठीक है, उच्च क्रमिक चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न खालिस्तान की मांग करते हैं। ठीक है, मतलब जो उच्च क्रमिक चिंतन और कौशल पर आधारित प्रश्न होते हैं वो किसकी मांग करते हैं? तो पहला ऑप्शन है संकेतों और चित्रों के ज्ञान, सेकंड है कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास एवं ज्ञान, और थर्ड है तथ्यों नियमों सूत्रों पर ज्ञान, और फोर्थ है एल्गोरिथम के ज्ञान। तो यार ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर कि कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास एवं ज्ञान की आवश्यकता होती है ये यदि उच्च क्रमिक चिंतन और कौशल पर आधारित प्रश्न सॉल्व करना है तो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस प्रकार से कि यदि यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला है माध्यमिक बोर्ड का, सेकंड है मृदालियर आयोग का, और थर्ड है शिक्षा नीति 1986 का, और फोर्थ है राधाकृष्णन का। तो यार ये क्वेश्चन भी पिछले लेक्चर में था, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर शिक्षा नीति 1986 का। तो शिक्षा नीति 1986 में यह कहा गया था कि यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों को गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है तो 1986 शिक्षा नीति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो यह हो जाएगा कि छात्रों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो छात्रों के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्नों का यूज किया जाता है जिसमें डिस्क्रिप्टिव वो लिख सके। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी कमी है कि अगर हम निबंधात्मक प्रश्न जब बच्चों से पूछते हैं तो उसमें क्या छूट जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला है कि इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। सेकंड ऑप्शन है यह प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं होते, और थर्ड है इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा कि जब निबंधात्मक प्रश्न कराए जाते हैं कक्षा में, ठीक है, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव तो लिखा जाता है, परंतु जब डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं तो इतनी सारी थ्योरी लिख देते हैं तो उसमें कितना झूठ कितना सच वो सारी चीजें सामने नहीं आ पाती। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर कि इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता, मतलब वस्तुनिष्ठ मीन्स एक टू द पॉइंट, तथा विश्वसनीयता की कमी रहती है। ठीक है, पूरी चीजें सत्य बच्चा नहीं लिखता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा कि इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं कि कक्षा में गणित पढ़ाते हुए, ठीक है, मतलब यहां दिया है कि कक्षा में गणित पढ़ाते हुए अध्यापक ने श्यामपट्ट पर इस प्रकार लिखा कि 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल कितना होगा। मतलब ये पूछा यार कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना होगा। स्पेशली हम इसको येलो ये करते रहे। ठीक है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल कितना होगा। तो कक्षा 4th में है तो आप खुद जानते हैं 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा सदैव क्या होता है? धनात्मक। तो देखो श्याम का उत्तर था कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा एक ऋणात्मक होगा, तो यार ये तो बिल्कुल गलत है। सेकंड है मारिया, इन्हें कहा कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक धन पूर्णांक होगा, तो यार मारिया ने सही बोला। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर कि किसने सही बोला? तो मारिया ने। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि बाल किशन, ठीक है, जो बाल किशन है प्राथमिक स्कूल में गणित के अध्यापक है। जो बाल किशन है वो प्राथमिक स्कूल में गणित के अध्यापक है। उनके अनुसार गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक ने ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, मतलब बाल किशन प्राथमिक स्कूल में गणित के अध्यापक है। उसके अनुसार गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, पहला है शिक्षण विधि,
अभिरुचि विधि, प्रेरणा विधि और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, इसकी प्रेरणा विधि इसका आंसर आएगा। जब हम बच्चों को किसी के प्रति या किसी चीज को दिखाकर उसे प्रेरणा देंगे कि पढ़ाई लिखाई से ये काम होता है, क्योंकि गणित शिक्षण की समस्या से दूर रहने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए हम करेंगे क्या, तो प्रेरणा विधि का यूज करेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की जो विनय है, ठीक है। विनय कक्षा चौथी का छात्र है। जो विनय है कक्षा 4th का छात्र है। कक्षा में गणित पढ़ाते समय अध्यापक ने निम्न संख्या श्यामपट्ट पर लिखी। तो यार श्यामपट्ट पर क्या लिखा, तो 69, 72, 79, 87 और 61 तथा 39। अध्यापक ने छात्र विनय से पूछा, विनय से क्या पूछा, कौन सी संख्या अभाज्य है। कक्षा चौथी का छात्र है और कौन सी संख्या अभाज्य ये पूछा है। विनय ने जो उत्तर दिया उसने बोल दिया कि यार जो 72 और 39 है अभाज्य संख्या है। इससे क्या स्पष्ट होता है, पहला ऑप्शन है विनय को पढ़ना नहीं आता। सेकंड है उसे सम, विषम तथा अभाज्य संख्याओं का ज्ञान नहीं है। थर्ड है वह समझता है कि जो संख्याएं विभाजित हो जाती है वह अभाज्य है। तो यार विभाजित तो यहाँ 72 भी हो रहा है, ठीक है, और यहीं देखेंगे तो 87 भी हो रहा है, 39 भी हो रहा है, 69 भी हो रहा है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, और डी उपरोक्त सभी। तो यार उसे सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या का नॉलेज नहीं है, इसीलिए उसने आंसर दिया कि 72 और 39 अभाज्य संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कुछ इस प्रकार से है यार कि आपसे यहाँ पूछा है कि किसी संख्या का, किसी संख्या मतलब x, का मतलब गुणा 1/5 भाग का मतलब फिर से गुणा 4/9 भाग कितना है 36 है। तो यार बोला किसी संख्या का मतलब x, का मतलब गुणा 1/5, का मतलब गुणा 4/9 कितना है तो 36 है, ठीक है, कितना हो जाएगा तो 36 है। जब सॉल्व करेंगे यार इसे तो x बराबर से 36 गुणा 9 गुणा 5 और बटे में जाएगा कितना 4, क्योंकि गुणे की राशि बटे में जाती है। तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 नम 36, 9 9 81 और 81 पंचे 405 समथिंग। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो 23 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि जो निशांत एक प्राथमिक स्कूल के अध्यापक है। जो निशांत है वो एक प्राथमिक स्कूल के अध्यापक है। वह कक्षा 4 में गणित पढ़ा रहे हैं। मतलब जो निशांत है वो प्राथमिक स्कूल के अध्यापक थे पर कक्षा चौथी में गणित पढ़ा रहे हैं। उन्होंने बोर्ड पर एक वृत्ताकार पार्क बनाते हुए इस प्रकार प्रश्न लिख दिया, ठीक है, ये लिखा है। अब इस वृत्ताकार पार्क में 8 समान भाग है। मतलब ये जो टोटल भाग है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरे के पूरे समान भाग है। इस पार्क की त्रिज्या कितनी है 28। अगर हम इसके रेडियस की बात करें, ये रेडियस, तो ये जो r है वो कितनी है 28 मीटर है। तो फुलवारी, ठीक है, मतलब ये फुलवारी और घास का क्षेत्र, मतलब ये वाला, ठीक है, फुलवारी और घास का क्षेत्र पर है। यदि एक छात्र अनंत से सही, ठीक है, एक छात्र, देखो एक छात्र कौन है अनंत, ठीक है, और अनंत ने क्या दिया है, अनंत ने सही उत्तर दिया, तो उसका उत्तर क्या होगा। तो चीजें समझो यार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये वाले भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले भाग का, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो यार इस पूरे अगर वृत्त को मैं 4 भागों में बांट लूं, ठीक है, एक वृत्त है और इस वृत्त को अगर हम टोटल ऐसे 4 भागों में बांट लें तो यार ये तो 1/4 ही हो गया। ये वाला भाग कितना हो गया 1/4 पूरे क्षेत्रफल का। तो इस पूरे का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो यार क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान तो आ जाएगा 22/7 और आर का मान कितना है हमारे पास 28 मीटर त्रिज्या है। तो इसका आर का मान जब यहाँ लिखेंगे तो 28 गुणा कितना हो जाएगा 28। तो ये तो आ गया यार टोटल पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। परंतु ये वाला जो पार्ट है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1/4 को। तो हमको 1/4 का मान निकालना है तो 1/4 का गुणा कर दिया। 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 4 से 4 जब कटेगा, ठीक है, यहाँ गुणा होना है 22 और 8 का। तो यार जब 22 और 28 का आप गुणा करोगे तो 22 और 28 का गुणा हो जाएगा कितना 616, ठीक है। तो देख लेते हैं यार 616 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यार इसका राइट आंसर, ठीक है, 616 ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर।
ठीक है ये, क्योंकि टोटल उसने जो 1/4 का क्षेत्रफल पूछा था तो वो आ जाएगा 616। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो यार 24 आप क्वेश्चन एक बार तो खुद से ट्राई करो, ज्यादा बेटर रहेगा, परंतु ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत छपा है ऑप्शन के अनुसार। तो यार मैं इसका सही क्वेश्चन लिख देता हूँ। सही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि 36, ठीक है, 36 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 12, ये है सही क्वेश्चन जो कि इन ऑप्शनों में से एक आंसर आएगा। तो आप बॉडमॉस के रूल जानते हैं, सबसे पहले डिवाइडेशन सॉल्व होता है, तो 4 एकम 4 और 4 नाम 36, मतलब इनको सॉल्व करेंगे तो 9, ये प्लस है तो प्लस, इतना जानते हैं। फिर गुणा सॉल्व होता है तो 9 8 कितना 72 माइनस कितना 12, 72 में से 12 घटा दो यार तो 2 घटाएंगे तो बच 10, और यहाँ कितना आ जाएगा 60 प्लस 9, तो आ कितना जाएगा 69। फाइनली आप खुद ने भी सॉल्व करा होगा तो इतना आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। 25 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि रामदेव एक अध्यापक है, ठीक है। जो रामदेव है वो क्या है, एक अध्यापक है जो प्राथमिक स्कूल में 5 में, ठीक है, प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 में गणित पढ़ाते। कौन, रामदेव। तो कक्षा में गणित शिक्षण के दौरान एक छात्र ने अभ्यास पुस्तिका पर इस प्रकार लिखा पाता है, ठीक है, ठीक है। एक अभ्यास पुस्तिका में, एक छात्र की अभ्यास पुस्तिका है, तो टीचर ने देखा जब पुस्तिका तो इस प्रकार उसने लिखा पाया कि 7 और 11 का लघुत्तम 7, 3 और 5 का लघुत्तम 3। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि छात्र को बोध नहीं है या किस चीज का ज्ञान नहीं है। तो यार देखो, उसने लघुत्तम निकालने का बोला था, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं लघुत्तम जिसमें आ रहा होगा वो आंसर होना चाहिए। तो छात्र को यह समझ नहीं है कि अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनका गुणनफल होता है। सेकंड ऑप्शन है कि छात्र के अनुसार छोटी संख्या लघुत्तम समापवर्तक होती है, और थर्ड है कि अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात नहीं किया जा सकता, और फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यार देखो, इसने लघुत्तम 7 और 3 ला दिया, इसका मतलब छात्र को यह समझ नहीं है कि अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनका गुणनफल होता है। मतलब इसका लघुत्तम निकालना होता तो 11 से 77 होता, और सेकंड वाले का आता 3 25 15, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर, कि बच्चों को इस चीज का ज्ञान नहीं है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा कि एक गणित के अध्यापक ने इकाई योजना को इस प्रकार परिभाषित किया। जो इकाई योजना है उसे इस प्रकार परिभाषित किया कि एक इकाई संबंधित विषय वस्तु का विद्यार्थी द्वारा एक निश्चित समय अवधि में आत्मसात किया जाने वाला भाग है, ठीक है। मतलब एक इकाई संबंधित विषय वस्तु का विद्यार्थी द्वारा एक निश्चित समय अवधि में आत्मसात किया जाने वाला भाग है। अध्यापक के द्वारा परिभाषित की गई इकाई योजना किसका कथन है, ठीक है। तो यार चारों ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए। तो पहला है पोर्टर, सेकंड है हिन्ना, थर्ड है हेंसन, और फोर्थ है प्रेस्टन। तो यार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ये किसने कहा है, तो प्रेस्टन ने, ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 कुछ इस प्रकार है कि नीचे दी गई आकृति का अवलोकन करके बताइए कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। मतलब ये आकृति आपको दे रखी है, इनमें देख के बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ए बी वृत्त का अर्धव्यास है, तो यार पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ए बी अर्धव्यास है, जो कि पूरा पूरा गलत है, ठीक है। जो कि अगर ये केंद्र होता तो ये होती, पर ये होता क्या हमारा व्यास, परंतु यहाँ पर केंद्र ओ नहीं दिया है, तो ये अर्धव्यास तो हो ही नहीं सकता, पहला आंसर नहीं है। सेकंड सी डी एक जीवा है, जो सी डी एक जीवा है, तो यार ये तो सही है बिल्कुल, और यही पूछा है कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। थर्ड क्यों गलत है, तो ए बी वृत्त की जीवा है, ठीक है। ए बी क्या बोला है, वृत्त की जीवा है, तो यार ये कहीं ना कहीं केंद्र की बात कर रहा होगा, तो वृत्त की जीवा ना होके वृत्त की क्या हो जाएगी, ये व्यास, है ना। और सेकंड देखिए ए बी तथा सी डी दोनों वृत्त के अर्धव्यास है, जो कि ये भी गलत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि भिन्नों का योग, ठीक है। भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई त्रुटि मालूम हुई कि यार 1/4 प्लस 2/3 को जब सॉल्व किया किसी स्टूडेंट ने, तो उसने क्या कर दिया, हीरो ने, कि 1 और 2 को जोड़ के अंश में तो 3 लिख दिया, और हर में लिख दिया 2 4 और 3 को जोड़कर 7। तो इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के लिए क्या करना चाहिए।
तो पहला ऑप्शन है प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक भिन्न को पढ़ाते समय भिन्न के परिणाम को समझाने में बच्चे की सहायता करें। सेकंड है लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझाने में बच्चे की सहायता करें। और थर्ड है बच्चे को अधिक से अधिक अभ्यास कराएं। और फोर्थ है इनमें से कुछ ना करवाएं, बच्चा जैसा ही पढ़ा होगा वह खुद समझ जाएगा। तो बहुत ही गलत बात है। ऑप्शन नंबर सी सेकंड होगा इसका राइट आंसर कि लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझाने में बच्चे की सहायता करें, कि वो पहले 4 और 3 का एलसीएम ले, आफ्टर दैट वो सॉल्व करे तो ज्यादा बेटर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यार यहाँ इस प्रकार से कुछ दे रखा है कि गणित शिक्षण के दौरान एक अध्यापक बोर्ड में इस प्रकार का प्रश्न लिखते हैं। मतलब उन्होंने क्या करा कि 2 लाइनों को ऐसा 90 डिग्री पर चला दिया। ठीक है, ए बी व सी डी 2 रास्ते हैं, मतलब जो ए बी है और सी डी है 2 रास्ते हैं, ओ समकोण पर काटते हैं। ठीक है, ये ओ पर समकोण पर काटते हैं, तो ए ओ बी मतलब ये वाला, ठीक है, ए ओ बी का मान क्या होगा, मतलब ये वाला पूरे का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं कितना होगा, 180 डिग्री होगा। का मान क्या होगा, तो एक छात्र करुणा, ठीक है, एक छात्र करुणा द्वारा सही उत्तर दिया गया। तो इस प्रकार कोण ए ओ बी, ठीक है, हम जानते हैं 180 होगा, का मान 180 होगा। यदि करुणा का उत्तर सही है तो यह कोण को कहते हैं, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में देख लो यार, 180 अंश के कोण को हम एक्चुअल में कहते क्या है, तो हमने ये पढ़ा भी है। तो समकोण, सरल कोण, न्यून कोण या फिर अधिक कोण। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर कि 180 अंश को क्या बोलते हैं हम, सरल कोण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट होगा 30 कि गणित पढ़ाकर, ठीक है, गणित पढ़ाकर हम बच्चों की मानसिक द्वारा, ठीक है, गणित पढ़ाकर हम बच्चों के मस्तिष्क होना चाहिए, मस्तिष्क द्वारा सोचने व समझने की प्रक्रिया को इस ढंग से प्रशिक्षित करना चाहते हैं कि वे खालिस्तान को देखे, समझे तथा प्रदत्त आंकड़ों का महत्व समझे। तो गणित पढ़ाकर हम बच्चों के जो मस्तिष्क में, ठीक है, मस्तिष्क द्वारा सोचने व समझने की प्रक्रिया को इस ढंग से प्रशिक्षित करना चाहते हैं कि वे खालिस्तान को देखे, समझे, प्रदत्त आंकड़ों का महत्व समझे। तो पहला ऑप्शन है समस्या, आंकड़े, शब्द या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर कि गणित पढ़ाना केवल और केवल कैलकुलेशन कराना नहीं है, किसी समस्या को थ्योरी के रूप में लिखा होता है उसे समझना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। तो यार इस लेक्चर में तो इतना ही। लेक्चर कैसा लगा ये आप जरूर बताएं, ठीक है, और इसी प्रकार जो हमारा लेक्चर है आगे कंटिन्यू आते रहेगा। और आपका अगर कोई सुझाव या फिर कुछ कमी लग रही हो लेक्चर में तो आप बिल्कुल बता दें, तो आने वाले लेक्चरों में चीज़ें पूरी की जाएगी। पर कोशिश करिए यार कि लेक्चर का जो लेवल रखेंगे हम इतना ही रखेंगे जो पेपर में आए, तो ज़्यादा बेटर होगा। कि हो सके तो मैं एसएससी का प्रैक्टिस सेट यहाँ सॉल्व करा सकता हूँ, परंतु कोई उसमें ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं होने वाला है। कि जो वर्ग 3 का पेपर हमारा आना है प्राथमिक शिक्षा भर्ती का, उसी प्रकार से हम पढ़े तो ज़्यादा बेटर होगा। कि हमें उन चीज़ों की जितना ज़्यादा रिहर्सल कर लेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में, उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। ना कि हम बड़े बड़े क्वेश्चन कर ले और पेपर में हमें छोटी छोटी चीज़ें ना बने। तो इस लेक्चर में तो इतना ही। अगले लेक्चर फिर मुलाकात होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट टाइम यदि चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।